हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और आज जो है मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ यूपी टेट का एक न्यू बैच। आज से जो है हम इस चैनल पर यूपी टेट की जो है एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करेंगे, जो हमारा एग्जाम 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को होने वाला है। तो इस एग्जाम की जो है प्रिपरेशन हमें इस लेवल पे करनी है कि हमारा लेवल भी अच्छा हो और हमारे पास जो 2 से 2.5 महीना है, उस महीने के अंदर हम अच्छे से जो है अपनी तैयारी भी कर सके, प्रैक्टिस सेट भी कर सके, प्रीवियस ईयर भी सोल्व कर सके और जितने भी हमारे मैथ्स के चैप्टर हैं। देखिए, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि मैथ्स के हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं जो यूपी टेट में हमेशा से जो है पूछे गए हैं। देखिए, हमारे पास जो यूपी टेट में पूछे गए हैं, एक है हमारे पास नंबर सिस्टम, एक है एलसीएम और एचसीएफ, एक है हमारे पास स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, और हमारे इसमें रेशो एंड प्रोपोर्शन भी आता है अच्छे लेवल पे। हमारा इसमें परसेंटेज भी अच्छा खासा पूछा जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस भी है और हमारा इसमें जो है डिस्काउंट भी है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई जिसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज भी अच्छे लेवल पे पूछा गया है और हमारी इसमें मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है। लगभग ये सभी चैप्टर्स जो है हमारे यूपी टेट एग्जाम्स में अच्छे लेवल पे जो है मैथ्स में पूछे गए हैं। इन सभी की जो है हम प्रिपरेशन इस तरह करेंगे कि सभी चैप्टर सबसे पहले हम, जैसे कि हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है, तो नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। बिल्कुल जीरो लेवल से जो है हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस जो है हम इसमें अपनी सीक्वेंस रखने वाले हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि नंबर सिस्टम हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम जैसे कि 5 से 6 दिन चलेगा। आज जो भी मैं चैप्टर में समझाऊंगी पहले, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट भी देखेंगे इसका, जो भी मैं इसके उसमें समझाऊंगी उसके 5 से 6 क्वेश्चन जो है हम डेली करा करेंगे। फिर जब नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, नंबर सिस्टम जैसे कि 5 से 6 दिन में हमारे पास कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। जब नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे नंबर सिस्टम के 60 से 70 क्वेश्चन जो है हम एक साथ जो है कवर करेंगे, उसको जो है हम एक्सरसाइज के तौर पे करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे अपना एलसीएम एंड एचसीएफ। 1 से 2 दिन में जो है एलसीएम एचसीएफ होगा। एक दिन एलसीएम सिखा दूंगी, एक दिन फिर एचसीएफ सिखा दूंगी। जिस दिन एलसीएम सिखाया जाएगा उस दिन एलसीएम के क्वेश्चन करेंगे, जिस दिन एचसीएफ सिखाया जाएगा उस दिन एचसीएफ के क्वेश्चन करके फिर जो नेक्स्ट डे रहेगा एलसीएम और एचसीएफ के बिल्कुल जो मिक्स क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सभी जो है एक साथ हम कवर करेंगे। ऐसे हम स्क्वायर रूट करेंगे एक दिन क्यूब रूट करेंगे और सभी के जो मिक्स क्वेश्चन है वो हम जो है फिर सभी में अभ्यास वाले दिन, जिस दिन हमें एक्सरसाइज करनी होती है उस दिन जो है हम कवर करेंगे। तो ऐसी जो हमारे कम से कम ये 3, 6, 9, 12 चैप्टर लगभग है। 12 चैप्टर जो है हम लगभग 20 से 22 दिन में कंप्लीट करके, 20-22 दिन में जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, क्योंकि हमें एक्सरसाइज भी करनी है, तो 15 चैप्टर मान लो अगर हम 1 महीने में भी कवर कर लेते हैं तो 1 महीने के बाद जो है हम सभी चैप्टर्स के फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट जो है सोल्व करेंगे। तो इससे जो है हमारी मैथ बिल्कुल अच्छे लेवल पे जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारा मैथ्स के जो है 30 क्वेश्चन कहीं भी छूटने वाले नहीं है। तो आज जो है हम चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होएगा नंबर सिस्टम।
तो जो जो हमारे चैप्टर आएंगे आप इन चैप्टर्स का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी फर्स्ट चैप्टर जो है हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने बताया ये क्लास बिल्कुल, अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, मैथ्स से आपको डर लगता है या मैथ्स आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मैथ्स आपके सर के ऊपर को भी जाती है, ये इस तरह का कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास मैथ्स को लेकर के है तो ये क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हम जो है शॉर्ट मेथड के साथ साथ जो है उसके फुल कॉन्सेप्ट्स जो है बिल्कुल अच्छे लेवल पर सीखने वाले हैं। इसमें जो है बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप इन सभी चैप्टर्स का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये चैप्टर जो है हमें कवर करने हैं। एक दो चैप्टर जो आगे पीछे होगा वो हम इसमें जो है बाद में ऐड कर लेंगे। ओके, चलिए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारा होता है संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। इसको बोलते हैं हम संख्या पद्धति या प्रणाली बोल देते हैं। इसमें आज जो हम टाइप करेंगे वो रहेगी अंकों को समझना। अंक मीन्स आप सभी को पता है, अंक बोलते हैं डिजिट्स को, जो नंबर्स होते हैं इन नंबर्स को हम किस तरह समझेंगे, इस पे जो है आज हमारी पूरी क्लास जो है रहने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल जीरो लेवल से जो है मैं लेकर के चलूंगी, बिल्कुल जीरो लेवल। अगर आपने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मैथ्स आप बिल्कुल आज पहली बार देख रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल ज्यादा सबसे ज्यादा बेहद उपयोगी रहने वाली है। देखिए इसमें अंकों को समझना, अंकों को किस तरह से समझा जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे पास जो टोटल नंबर है, जो टोटल नंबर है हमारे पास वो है कुल 10। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर हमारे पास टोटल कितने हैं? 10 है। इन्हीं नंबर्स को हम आगे पीछे करके जो है अपनी कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं, कितनी भी छोटी संख्या जो है बना सकते हैं। आपके पास जो टोटल नंबर है वो नंबर ये है, इन्हीं नंबरों से जो है हम कितनी भी छोटी संख्या बना सकते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकता है। ये चीज आपको पता है। अगर मैं इन नंबर से बोलूं, जैसे कि अगर मैंने आपको दिए है 4 नंबर दिए है 0 5 3 2, या 2 यहां लिख देती हूं 2 3, इस नंबर से बोलता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। नंबर ये वाले यूज करने हैं और संख्या हमें कैसी बनानी है? बड़ी। देखिए जब भी हमें इस तरह का नंबर दे और इससे बोले कि कोई भी बड़ी संख्या बनाओ या बोले कोई भी छोटी संख्या बनाओ, देखिए बड़ी संख्या बनानी है इन नंबरों से और छोटी संख्या बनानी है। संख्या कैसे बनाई जाएगी? कोई भी इन नंबर्स का यूज करके बड़ी संख्या जो बनाएंगे तो सबसे पहले इनमें क्या करेंगे? बड़ी संख्या लेंगे। अगर देखिए मैं सबसे पहले लिखती हूँ 2350, तो 2350 जो बनेगा ये हुआ हमारा 2350। रुकिए पहले इसमें अभी पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 2000 3000 ये कैसे पढ़ा जाता है। ये थोड़ा लेवल बड़ा हो गया। अभी इससे छोटा लेवल देखिए, जैसे कि मैं बोलती हूँ आपको 527 लिखिए, 527, तो आप कैसे लिखेंगे? 527, मतलब कि 527। इसको हम क्या बोलते हैं? 527, TW27। ये चीज तो आपको पता है। आप जो है कम से कम 1000 2000 4000 1 लाख तक जो है प्रोसेस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये कितना है? 864, तो आप बताएंगे 864, क्या बताएंगे आप? 864, या फिर हिंदी में बोलूं तो 864, 864। ये कितना लिखा है? 864। हमें कैसे पता चला है कि ये 527 है, ये 864 है? तो इसकी एक टेबल होती है। टेबल बनानी जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, ये हमने बनाई है यहाँ टेबल। देखिए टेबल किस तरह बनानी है। अगर यहाँ पे टेबल बना देती हूं मैं,
जो सबसे इधर वाला अंक होता है उसे बोलते हैं हम इकाई। क्या बोलेंगे? इकाई। ये होता है दहाई, जो दूसरे नंबर का अंक होता है। सेकंड इधर से पढ़ते हुए चलेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा को बोलते हैं 100, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से जो है हमारी ये चलती है सीरीज। देखिए 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक कमाल की बात बता देती हूं यहीं पे कि 10 लाख को हम बोलते हैं 1 मिलियन। 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन के। ये फैक्ट भी जो है हम पढ़ते हुए चलेंगे साथ के साथ, क्योंकि डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। पूछता है कि एक शहर में 40 मिलियन जो है जनसंख्या है, तो वहां पे लाख में जनसंख्या पूछ लेगा कि वहां पे कितने लाख जनसंख्या है। तो 40 मिलियन को जो है हम लाख में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। इसीलिए जो है हमने यहाँ पे बताया है कि 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन के। फैक्ट जो है हम साथ के साथ अपने कवर करते हुए चलेंगे। अब देखिए कोई भी मैं यहाँ संख्या लिखती हूँ, 9 3 2 4 5 8 6 4 3, ये मैंने लिखा है। कोई संख्या कितनी है? 3 4 6 8 5 4 2 3 9, ये संख्या मैंने जो है लिख दी है। इस संख्या को पूछता है कि इस संख्या को जो है शब्दों में लिखिए। अब इतनी बड़ी संख्या दी है, इस संख्या को हमें कैसे लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो अब कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे मैंने बताया था 864 था, हमने शब्दों में लिख लिया, छोटा लेवल था। वो पेपर में देगा इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी संख्या को हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से जो है हमने संख्या, ये हमें पूरा नहीं लिखना है। एग्जाम में अपनी शॉर्ट मेथड में लिख सकते हैं कि यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहीं पे जो है हम अपने ये चीज मान लेते हैं। अब देखिए हमने ये चीज इस तरह से लिख ली, 3 4 6 8 5 4 2 3 9, ये संख्या हमने लिख ली। अब इस संख्या को जो है हमें शब्दों में लिखना है। तो अब इसको जो है हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? यहां लिख देती हूँ शब्दों में। ये वाली संख्या हमें कैसे लिख देनी है? अब शब्दों में लिखनी है। तो शब्दों में कैसे लिखी जाएगी? ये कितना है? 10 करोड़ तक पहुंच रही है। 10 करोड़ तक पहुंच रही है मतलब कि 3 4, 10 करोड़ का मतलब है कि 10 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। 10 करोड़ से ऊपर मतलब 11 12, 10 से लेकर 99 तक, क्योंकि ये सब 10 की लाइन में है। 10 से लेकर 99 तक के बीच की यहां तक ये पहुंच गई है। तो ये होगा 34 करोड़ 68 लाख 54,239। ठीक है, ये कितना है? 34 मतलब कि 34 करोड़, करोड़ पे चल गया ना, 34 करोड़ 68 लाख 54,000 239। तो इसको जो है हमने शब्दों में लिख दिया। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? 34 करोड़ 68 लाख 54,239। तो ये हमारा जो है शब्दों में लिखा गया है। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में इस तरह से जो है पूछे गए हैं कि इसे जो है शब्दों में लिखिए, या कोई हमें इस तरह से लाइन दे देगा, उसको जो है हमें अंकों में लिखना है। इसी लाइन को जो है वो हमसे पूछ लेता है कि इसी लाइन को अंकों में कैसे लिखेंगे। तो देखिए 34 करोड़ है, करने का तरीका बिल्कुल यही है, इसी टेबल से जो है हम करेंगे। 34 करोड़ 68 लाख 54, तो यही टेबल जो है हमें इसमें बना करके इसमें जो है ये फिलअप कर देना है, और ये हमारे नंबर्स में जो है बन करके तैयार हो जाती है। तो ये आज हमने इसमें देख लिया अंकों को जोड़ना, अंकों को जो है किस तरह से जो है हमें
अंकों को शब्दों में किस तरह से लिखना है, शब्दों को अंकों में किस तरह से लिखना है। तो ये चीज हमने देखी। जैसे कि अगर मैं यही लिख देती हूँ, शब्दों में कोई लिखती हूँ मैं 34,54,000 शब्दों से, इसे अंकों में लिखेंगे 54,530। 530 इसको जो है अब अंकों में चेंज करती हूं, तो देखिए अंकों में किस तरह से चेंज होगा। इसी टेबल का यूज करना है। कितना है, 34 लाख। लाख कहां पर आएगा, यहाँ पे, क्योंकि 34 है तो 10 लाख वाली बात चलेगी। मैंने बताया था 10 लाख से मतलब कि 10 लाख से 99 लाख तक की बात जो है हमारी यहाँ पे रहती है। तो 34 लाख हम यहां लिखेंगे, तो 34 इन दोनों से बनेगा, ये बन गया 34। आ गया 54,000 है, 54,000 है, 1000 वाली यहां पर है तो 54 ये रहा। आगे 530, 500 मैंने बताया था कि 100 हमारा सैकड़ा होता है, तो 530, 30 हमारी ये इकाई और दहाई, जो दहाई वाला ये नंबर होता है 530, मतलब कि 34,54,530 हमने ये कैसे चेंज कर दिया, अंकों में, इस टेबल के अनुसार। तो ये वाली टेबल जो है हमारी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी। इसी टेबल का उपयोग करके हम शब्दों को अंकों में चेंज कर सकते हैं या अंकों वाले शब्दों को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने अंकों को देखा, अंक हमारे कितने होते हैं, 9 अंक होता है। इन 9 अंकों से हम कितनी भी छोटी संख्या बना सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं। इन अंकों को शब्दों में कैसे चेंज करना है, शब्दों वाली जो अगर लाइन दी है उनको जो है अंकों में किस तरह चेंज करना है। फिर मैं आपको यह बता रही थी कि कोई भी हमें अंक दिया है, अब ये अच्छे से समझ में आएगा कि कोई भी हमारे पास अंक है, इन 4 अंक का यूज करके हमें कहता है कि बड़ी संख्या बनाओ, या फिर इन चारों का अंकों का ही यूज करके छोटी संख्या बनाओ। तो किस तरह बनानी है, अगर देखिए सीधे अगर मैं ट्रिक बताती हूँ, तो सबसे बड़ा नंबर लेंगे, कितना होगा 5, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2, फिर सबसे छोटा 0, बड़ी संख्या बन गई। अगर देखिए मैं बड़ी संख्या स्टार्टिंग में 2 रखती हूँ, अब कितनी बनी है 5,320। अब कितनी बनी है 5,320। अगर मैं 2 पहले रख देती, 5 ये 3 इस तरह से लिख देती, अब बनेगी 2,530। अगर मैं इसमें 3 पहले रख देती हूँ 250, तो 3,250। 5,000 कब बनी है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में 5 रखा है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, अगर ये सबसे बड़ी संख्या बनती है इनसे, इनसे कैसी बनेगी सबसे बड़ी, हमसे कहते हैं कि सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लिए, ऐसे यहां करना होता है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे छोटी लिख देती हूँ 0, 2, 3, 5, तो 0 को जो है हम स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। 0 को जो है हम स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी संख्या में देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0, 1, तो 0 का कोई महत्व ही नहीं है। 0 स्टार्टिंग में लिख दी तो 0 का तो कोई महत्व भी नहीं है। 0, 9 है, 0 का कोई महत्व नहीं, क्या पढ़ा जाएगा, सिर्फ 9। 0, 3 लिख देती हूँ, क्या पढ़ा जाएगा, सिर्फ 3। तो 0 का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। तो 0 को हमें महत्व देना है, 0 को महत्व देना है, तो इसका मतलब 2 पहले लिख के 0, 3, 5 इस तरह से मैं लिख देती हूँ। अब इसमें क्या है, 0 का महत्व है। पहले क्या पढ़ा जा रहा था, 235 पढ़ा जा रहा था, अब 2035 पढ़ा जा रहा है। तो अब 0 का जो है इस संख्या में रोल हो चुका है। अब 0 का इस संख्या में रोल हो चुका है, तो अब छोटी संख्या क्या बन गई, 2035। देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 स्टार्टिंग में ले लूंगी तो फिर से 5,000 वाली संख्या बन जाएगी, 3 स्टार्टिंग में लूंगी तो 3,000 वाली संख्या बन जाएगी। लेकिन हमें क्या लेनी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या बनाने की ट्रिक भी पता चली, छोटी संख्या बनाने की भी ट्रिक पता चली। इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या जो है हमसे पूछ लेता है कि इन संख्या से बनी बड़ी संख्या बताइए, इन्हीं संख्या का यूज करके छोटी संख्या बताइए, या वो ये भी कह देता है कि इस संख्या से बनी, इन नंबरों से बनी बड़ी संख्या
और छोटी संख्या का योग बताइए, तो हम इन दोनों का योग कर देंगे। वो हमसे ये भी कह सकता है कि इन नंबर से बनी, इन अंकों से बनी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो बड़ी संख्या भी हम निकाल चुके हैं, छोटी संख्या भी हम निकाल चुके हैं, उनका जो है हम अंतर कर देंगे। तो अभी हमने जो है अंकों को समझा है कि अंकों को किस तरह शब्दों में चेंज करना है, शब्दों से अंकों में किस तरह चेंज होना है। तो इन चीजों का आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको जो है फैक्ट में लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन के। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप इन सभी चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, फिर आगे के जो है हम स्टार्ट करते हैं इसमें। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्थानीय मान। अंकों में जो है स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान को बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। कोई भी हमें जो है एक बड़ा सा नंबर दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसका स्थानीय मान क्या है। देखिए जैसे कि मैं लिखती हूँ 2 3 4 5 6 8 और 4 का जो है हमसे स्थानीय मान पूछा है, इसका जो है हमसे क्या पूछा है? स्थानीय मान पूछा है। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? देखिए बिल्कुल इजी वे में अगर मैं बताऊं, इस संख्या में 4 का स्थानीय मान कितना है। तो सबसे पहले हमें 4 का स्थानीय मान देखना है। 4 लिखेंगे और 4 के आगे जितनी भी डिजिट्स है 1 2 3, कितनी डिजिट है? 3, तो 3 ही जो है हम इसके आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, स्थानीय मान निकालने की बिल्कुल इजी ट्रिक है। इससे इजी ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर एक संख्या दे देता है 3 4 8 5 9, इसमें पूछता है 8 का स्थानीय मान कितना होगा। 8 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 8 लिखना है। आगे कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 जो है हम इसमें 0 लगा देंगे। ये है हमारे स्थानीय मान निकालने की ट्रिक। अगर मैं लिखती हूँ 5 7 3 2 6 8, इसमें जो है 7 का स्थानीय मान कितना है? 7 का स्थानीय मान 7 है और आगे कितने हैं? 4 डिजिट है, 4 जो है हम इसमें 0 लगा देंगे। हमसे यहाँ से स्थानीय मान भी पूछ लेता है, या हमसे देखो क्वेश्चन किस तरह से जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे कि लिखा है 5 7 3 2 4 7 8, ये हमें संख्या दी है। इसमें कहेगा कि 7 के स्थानीय मान का योग कितना होगा, या 7 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। 7 2 बार दिया है, 7 के स्थानीय मान का योग कितना होगा, या 7 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। दोनों संख्याओं का स्थानीय मान देखेंगे, दोनों जो 7 है दोनों का जो है हम स्थानीय मान देखेंगे। देखिए अगर मैं योग की बात करती हूँ, क्वेश्चन जैसे हमसे पूछे जाते हैं स्थानीय मान में योग, तो 7 आगे कितनी रहेगी? 5 0, क्योंकि 5 इसके आगे जो है डिजिट लिखी हुई है। आगे यहाँ पे कितना है? 7 0 हो जाएगा, क्योंकि एक आगे डिजिट है, तो हम 1 0 जो है इसमें लगा देंगे। ऐड देखते हैं 7 0 0 0 0 7, तो ये हमारा जो है इसके स्थानीय मानों का योग हो जाएगा। हमसे वो अंतर भी पूछ सकता है कि इनका जो है अंतर क्या होगा। सेम वही होगा हमारा, कितना है? इसको जो है हम इस बार घटा देंगे। 0 में से 0, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचेगा 9 9 9 और यहाँ बचेगा 6। तो ये हमसे जो है स्थानीय मान से इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। एक होता है हमारा वास्तविक मान। वास्तविक मान होता है हमारा फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू किसी भी संख्या का अपना खुद का मान होता है। किसी भी संख्या का अपना खुद का मान इस क्या होता है? वास्तविक मान कहलाता है। अगर जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ 2 3 4 8 6, तो इसमें अगर मैं कहती हूँ कि 4 का वास्तविक मान क्या है, तो अपना खुद का मान ही इसका जो है वास्तविक मान है। अगर 4 का पूछा है
तो 4 इसका वास्तविक मान है। अगर मैं कोई संख्या देखती हूँ 2, 3, 4, 6, 8, 5, इसमें जो है 6 का वास्तविक मान क्या है? तो 6 का वास्तविक मान जो है अपना खुद का नंबर है, इसका मतलब 6 इस संख्या का वास्तविक मान है। अगर मैं लिखती हूँ 8, 3, 5, 4, 6, 2, इसमें 5 का जो है वास्तविक मान क्या होगा? तो 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा। मतलब अपना खुद का नंबर ही वास्तविक मान कहलाता है। अब क्वेश्चन क्या होता है? अब क्वेश्चन देखिए, समझिए क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि कोई भी हमें संख्या दी, जैसे कि मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 8, इसमें जो है क्या संख्या दे दी? ये इसमें बोलेगा 4 का स्थानीय मान और वास्तविक मान का योग बताइए। स्थानीय मान व वास्तविक मान का योग बताइए। तो देखिए इसका स्थानीय मान जैसे कि मैंने अभी बताया 4 लिखेंगे, आगे कितनी जीरो लगा देंगे? 3, क्योंकि 3 जो है डिजिट है, ये क्या है? हमारा इसका स्थानीय मान है। अगर इसी का 4 का वास्तविक मान खुद का अपना नंबर होगा, मतलब 4 होगा, ये क्या है? वास्तविक मान है। और इनका जो है हमसे योग पूछा गया है, तो योग निकाल देंगे 4004, मतलब 4004 जो है इनका योग हो जाएगा। इसी तरह से हमसे इनका अंतर भी पूछ सकते हैं। तो यहां से हमारे स्थानीय मान और वास्तविक मान से जो है क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। तो हम जैसे कि स्टार्टिंग में बताया है कि कोई भी टॉपिक देखेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक को उसी रिलेशन से करते हुए एक दिन में 5 से 6 क्वेश्चन करके फिर जिस दिन हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट उसी चैप्टर से रिलेटेड जो है सोल्व करेंगे। इस तरह से जो है कम से कम हम 1 से 1.5 महीने में अपनी पूरी कंप्लीट जो है मैथ्स यूपी टेट के लिए तैयार कर देंगे। फिर उसी के बाद में जो है हम अपने प्रीवियस ईयर सेट को सोल्व करेंगे, जो हमारे पिछले कुछ वर्षों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर एक बार प्रैक्टिस सेट सोल्व करके लगभग हम पूरी तरह से जो है अपने यूपी टेट की तैयारी कर चुके होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट देखिए। अब देखते हैं सम संख्याएं कौन सी होती है। सम संख्याएं, देखिए सम संख्याएं वो होती है जो 2 के टेबल से पूरी तरह विभाजित हो। जो 2 के टेबल से पूरी तरह विभाजित हो, वह संख्याएं हमारी 2 के टेबल से डिवाइड होने वाली सम संख्याएं कहलाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 2, 3, 4, 6, 8, 5, 4 ये संख्या हमारी सम संख्या है या विषम संख्या है? क्योंकि 2 के टेबल से डिवाइड होने वाली 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह की जो है हमारी सम संख्याएं कहलाती है, जो 2 के टेबल से जो है पूरी तरह डिवाइड होती है। तो अब इतनी बड़ी संख्या है, ये संख्या हमें कैसे पता चलेगी कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है या भाज्य है या अभाज्य है? तो देखिए किस तरह हमें इस संख्या को चेक करना है। जब भी लास्ट में हमें कोई भी डिजिट, जो लास्ट वाली डिजिट है, वहां पे हमें देखिए क्या मिल रहा है? 2, 4, 6, 8, 0, फिर 2, 4, 16 का 6, 18 का 8, 20 का 0, मतलब हमें रिपीटेशन मिल रहा है 2, 4, 6, 8, 0 का। इसका क्या मिल रहा है? हमें रिपीटेशन मिल रहा है कि जब भी हमारा इकाई में जो लास्ट वाली इकाई का अंक होता है, जब भी हमें ये मिलती है 2, 4, 6, 8, 0, तो हमें पता चलता है कि यह संख्या 2 के टेबल से पूरी तरह विभाजित है। तो जैसे कि अब यहाँ पे हमारे इकाई का अंक कितना है? 4 है, तो ये हमें पता चल गया कि ये 2 के टेबल से पूरी तरह विभाजित है। अगर ये 2 के टेबल से विभाजित है तो इसका मतलब ये जो है सम संख्या है। 3, 4, 6, 8, 5, 9, 2। अब यहाँ पे देखिए इस संख्या को हमें पूरी को चेक नहीं करना कि 2 के टेबल से भाग करेंगे 2 से विभाजित होगी,
तभी हम पता लगा पाएंगे कि ये सम है। हमें क्या देखना है, लास्ट वाली डिजिट, यूनिट डिजिट जो है इसकी देखनी है। यूनिट डिजिट हमें देखते हैं कि 2 के टेबल से विभाजित है या 2 4 6 8 0 हमारा लिखा हुआ आ रहा है। अगर 2 4 6 8 0 हमारा पास लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये संख्या कितनी भी बड़ी हो, 2 के टेबल से विभाजित होगी। इस संख्या को हमें 2 से भाग करके देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये हमारे 2 के टेबल से डिवाइड होगी तो इट्स मीन्स ये जो है हमारी सम संख्या है, ये हमारा इवन नंबर है। इसी तरह हमें देखना है विषम संख्या। बिल्कुल इसी का उल्टा होगा। जो संख्याएं हमारी 2 के टेबल से विभाजित नहीं होंगी, जो भी नंबर्स होगा हमारे 2 के टेबल से विभाजित नहीं होगा, वह सभी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिए विषम संख्याएं 2 के टेबल से विभाजित नहीं होनी चाहिए, तो क्या शर्त मिलेगी कि 2 4 6 8 0 अंक बताए थे, मैंने अंक बताए थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8
तो 341 को अभाज्य है या नहीं कैसे पता किया जाएगा? 341 के आगे का स्क्वायर देखेंगे, आगे का स्क्वायर कितना होगा? ये है 361। 361 जो है 341 के आगे का होगा, 19 का है ये। 341 किसका स्क्वायर है? 19 का। सबसे पहले हमें स्क्वायर देखना है कि उसके जस्ट आगे वाला स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो इसके जस्ट आगे वाला कौन सा होगा? 361, या फिर इससे जो पहले है वो है 324। पहले वाला हमें नहीं देखना है, 341 के आगे वाला जो स्क्वायर नंबर है वो कितना है? 361। 361 कितने का है? 19 का। तो 19 से पहले जितने भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन सी है 19 से पहले की अभाज्य संख्याएं? 2, 3, 5, 7, 8 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 11, 13, 17। ये सभी हमारी कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं को जो है हम देखेंगे डिवाइड करके कि 341 इन संख्याओं से जो है हमारा डिवाइड होता है या नहीं। अगर इन सभी संख्याओं से हमारा 341 जो है डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब जो है हमारा ये अभाज्य नहीं है। अगर इनसे भी अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो ये संख्याएं हमारी कैसी है? अभाज्य है। 2 के टेबल में देखिए 341, पीछे जो है हमें 2 नहीं मिला, तो इसका मतलब 2 के टेबल से तो ये डिवाइड नहीं होगा। 3 के टेबल में 3 के टेबल से डिवाइड करने के लिए इनके सभी अंकों का योग देख लेते हैं कि इनके अंकों को योग करके देखो कितना, 3 और 4 7, 7 और 1 8। 8 जो है अंकों का योग आया है। अगर अंकों का योग 3 के टेबल से डिवाइड होता है तो ये संख्या कितनी भी बड़ी हो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज ये संख्या 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगी। तो कितना योग आया? 8 आया योग। 8 जो है 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब 341 जो है इससे डिवाइड नहीं होगा। 5 के लिए जो है लास्ट में यूनिट डिजिट 5 ही होनी चाहिए। 5 का टेबल में लिखती हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो हमें क्या दिखाई दिया है इसमें कि या तो यूनिट डिजिट 5 हो या यूनिट डिजिट 0 हो, तो ही हमारा 5 के टेबल से डिवाइड होगा, अदरवाइज 5 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 0 नहीं है ना ही 5 है, तो 5 के टेबल से भी जो है ये डिवाइड नहीं हो रहा। 7 के टेबल से देखिए 7 चौक 28, कितना बचेगा? 6। 61 बन गया। 61 जो है 7 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये 7 के टेबल से भी डिवाइड नहीं है। 11 के टेबल से 11 तिया 33, कितना बचेगा? 1। 11 एकम 11, तो मतलब ये 11 के टेबल से क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 11 के टेबल से डिवाइड जो है ये हो गया, 11 से विभाजित है। अगर ये 11 से विभाजित है तो इसका मतलब अब ये भाज्य है। कौन सी है? ये भाज्य संख्या है। अगर इन किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता तो ये संख्या हमारी कौन सी होती? अभाज्य है। एक और देखिए इसी तरह का 149 भाज्य है या अभाज्य है, इसका पता करना है। एक क्वेश्चन यहां से है कि 149 जो है संख्या भाज्य है या अभाज्य है। 149 कहां तक पड़ेगा हमारा? 149 12 का होता है 144, 144 कम हो गया। 13 का होता है 169, मतलब 169। तो 13 का स्क्वायर है, 13 के स्क्वायर है ये। तो 13 से कम जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो हमें लिख लेनी है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होने का, 11 और 13 तो लिखना ही नहीं है। ये है हमारी जो 13 से कम अभाज्य संख्याएं हैं। 169 दो के वो सॉरी 149 देखना है ना। 149 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में जो है 9 है, और 2 के टेबल से डिवाइड होने के लिए लास्ट में जो है 24680 चाहिए। 3 के टेबल से देखते हैं, इनका योग 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 जो है योग आया है। योग हमारा 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये वाली संख्या भी हमारी 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगी।
5 के टेबल से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 0 या 5 चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 बच जाएगा, ये भी 7 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा। 11 एकम 11, 3 बचेगा। 39 जो है 11 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो इससे भी जो है ये डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब 149 जो है हमारी अभाज्य संख्या है। 149 जो है हमारी अभाज्य संख्या है। तो हमने अब देखा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, सभी को जो है हमने बिल्कुल उदाहरण के साथ सभी को अच्छे से देखा है। अब इनके जितने भी जो है 2-4 क्वेश्चन जो है हम कर लेते हैं। आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे जुड़े क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या है। 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, यह संख्या बराबर है। देखिए किसी नगर की जनसंख्या दी है 30.3 मिलियन। मैंने अभी बताया था कि 1 मिलियन में जो है हमारे 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इसकी जो है हम 30.3 की 10 लाख से गुना कर देंगे। अगर मैं बोलती हूँ कि 1 मिलियन जो है हमारा 10 लाख के बराबर है, तो 3 मिलियन कितने के बराबर होगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 30 लाख के बराबर होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो है 30.3 में 10 लाख की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लाख में 5 जीरो थी, तो 10 लाख में 6 जीरो होगी। 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें 30.3 में पॉइंट हटाऊंगी, यहाँ पे नीचे कितनी लग जाएगी? 1 जीरो लग जाएगी। इस 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगी, तो 303। आगे कितनी जीरो बची है? 5 जीरो। ऑप्शन देखना है हमें 303 और आगे जो है 5 जीरो। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर जो है क्या है? देखिए 5 अंकों की है या 6 अंकों की, अभी अंकों पे ध्यान नहीं देते। मैं बोलती हूँ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर एक अंक में देखा जाए, एक अंक में ही अगर मैं देखती हूँ, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। और एक ही अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? हमारी 1। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है और एक ही अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 हो जाएगी। अगर मैं 2 अंकों की पूछती हूँ, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99। 100 तो 3 अंकों की हो जाएगी। अगर 10 लेती हूँ तो 10 जो है छोटी संख्या हो रही है। 10 कैसी हो रही है? हमारे पास छोटी संख्या हो रही है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अब कितनी हो गई है? 10। ऐसी मैं 3 अंकों के लिए पूछती हूँ, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? 9999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी 100। तो हमें पता चला कि अगर बड़ी संख्या पूछते हैं तो 9 वाली लाइन, या तो 9 वाली लाइन होगी या 0 वाली लाइन। 9 वाली लाइन 9 बड़ा है, तो 9 वाली लाइन जो है मतलब कि सबसे बड़ी संख्या बैठेगी। और 0 वाली लाइन मतलब 0 छोटा है, तो 0 वाला जो है हमारी सबसे छोटी संख्या बैठेगी। तो ये चीज हमें यहाँ से जो है पता चल रही है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी होगी? ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बड़ी है तो 9 वाली, और 5 बार जो है 9 को हम रिपीट कर देंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 वाली रहेगी, और 0 में जो है हमें 6 बार 0 लगाएंगे। ये हो गया। इनका अंतर पूछा है, अंतर पूछा है तो इनको जो है हम इसको घटा देंगे। ऊपर कितना लिखा है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। हाँ जी ठीक है। तो ऊपर कितना लिखा है हमारे पास इसमें? 10। 10 में से 9 घटाऊंगी 1, 9 में से 9 घटाऊंगी 0, 9 में से 9 घटाऊंगी 0, 9 में से 9 घटाऊंगी 0, और यहाँ भी 9 बन जाएगा, 9 में से 9 घटाऊंगी 0। तो कितना अंतर आया हमारे पास? 1 का अंतर आया है। 1 हमारा जो है बिल्कुल
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार मैं घटाना बता देती हूँ कि जब भी हमारे पास 0 होती है, जैसे कि हमारे पास ये है और हमें इसमें से 999 घटाना है। 0 में से तो 9 घटेगा नहीं, इधर से कैरी लूंगी। अब यहाँ तो खुद 0 है तो कैरी हमारा यहां से गया है, यहां से कैरी यहां जाएगा, यहां से कैरी यहां और यहां से कैरी यहां। तो यहाँ पे अब 0 है, एक कैरी जब मैं लेकर के आऊंगी तो कितना बन जाएगा 10। 10 में से 9 घटाऊंगी बचेगा 1। अब यहाँ पे कितना था 0 था, इधर कैरी में लेकर के आई थी 10 बना था, 10 में से एक कैरी वहां जा चुका था तो 10 में से एक अगर वहां चला गया तो यहाँ कितना बचेगा 9। 9 में से 9 घटाऊंगी 0। ऐसे यहाँ पे अब 0 था, एक कैरी यहाँ लेकर के आए थे, ये कैरी हमारे इस तरह से जो है जा रहे थे तो यहाँ 10 हुआ था, 10 में से कैरी वहां जा चुका है तो 10 में से एक कैरी जब वहां चला गया यहाँ कितना बचेगा 9। 9 में से 9 घटाऊंगी 0। इस 10 में से एक कैरी वहां जा चुका था, यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा और नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 9001 इसका आंसर जो है हो जाएगा। इस तरह से जो है हम इसमें कैरी लेकर के घटाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐसी कितने सम अंक हैं जिसका पूर्ववर्ती एक विषम अंक व अनुवर्ती एक सम अंक हो। मतलब ऐसे इनमें सम अंक ढूंढने हैं जिसके पहले तो क्या हो विषम हो और आगे कैसा हो सम हो। पहले हम इसमें सम अंक ढूंढ लेते हैं। सम होते हैं हमारे जो 2 के टेबल से जो है हमारे डिवाइड हो जाते हैं, तो सभी सम अंक पे मैंने जो है नीचे अंडरलाइन कर दिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है कि जिसके पहले एक विषम अंक हो। 6 से पहले क्या विषम है, तो 6 से पहले तो सम है, तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं होगा। 0 से पहले हमारे पास क्या है विषम है और 0 के बाद में कितना है हमारे पास 0 तो ना तो हमारा सम होता है ना विषम होता है, 0 नहीं आने का। 2 है, 2 से पहले हमारा ये भी नहीं चलेगा। 8 से देखिए 8 से पहले क्या हमारे पास विषम है, 8 से पहले तो हमारे पास सम है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 है, 6 से पहले विषम है और 6 से बाद में सम है तो ये वाली कंडीशन तो हमारी ठीक है। 6 से पहले विषम होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 2 से पहले विषम होना चाहिए, विषम तो है लेकिन 2 के बाद में सम नहीं है। यहाँ देखते हैं 2 से पहले विषम होना चाहिए, विषम तो है लेकिन 2 के बाद 6 है सम भी है तो ये वाला भी जो है हमारा बिल्कुल चल जाएगा। 6 इससे पहले 8 से पहले विषम होना चाहिए, 8 से पहले विषम नहीं है। यहाँ देखते हैं 2 से पहले जो है हमारे पास इसमें भी विषम है लेकिन 2 के बाद सम नहीं है। तो ऐसी जो संख्याएं हैं हमारे, ऐसे जो सम नंबर है, ऐसी सम संख्याएं हैं जिनके आगे तो विषम है और पीछे भी एक विषम सम है, आगे तो विषम है और आगे सम है। देखिए यहाँ पहले विषम आगे विषम पूछा, पूर्ववर्ती आगे सम पूछा है, पीछे विषम है आगे सम है। तो ऐसे सिर्फ हमारे 2 ही नंबर है इस पूरी श्रृंखला में जिसके आगे तो पहले तो विषम होगा और आगे जो है सम होगा। तो कितने नंबर्स मिले हैं, 2 नंबर मिले हैं, 2 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 2x माइनस 13, 2x माइनस 11, 2x माइनस 9 और 2x माइनस 7 जो है हमसे ये पूछा है कि सम संख्या है, विषम है, प्राकृतक संख्या है या अभाज्य संख्या है। देखिए 2x 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 हर बार किस में से घटा रखा है, 2x में से घटा रखा है। किसी भी चीज की अगर मैं मल्टीप्लाई 2 से कर देती हूँ, ध्यान दीजिए किसी भी चीज की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर देती हूँ तो वो संख्या हमारी कौन सी बनेगी, सम बनेगी। देखिए कोई भी संख्या मैं लिखती हूँ जैसे कि 1 2 3 4 5, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 2 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 4 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 6, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 8, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 10। मतलब कोई भी नंबर हो, सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, जब उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमारे पास जो संख्याएं आती है वो हमेशा कैसी मिलती है, सम संख्याएं मिलती है। तो इसका मतलब ये सभी संख्याएं जो 2x वाली है कैसी है, सभी संख्याएं सम है। सभी संख्याएं 2x बन के क्या हो गई, सम हो गई। अब ये देखिए 13 है, 11 है, 9 है, 7 है, मतलब विषम संख्याएं हैं। जब सम संख्याएं तो आगे बन गई, विषम संख्याएं जो है घटाई जा रही है। देखिए सम 18 सम संख्या है,
विषम घटाती हूँ 13, कितना बचेगा 5। 16 सम संख्या है, 7 घटा देती हूँ, कितना बचेगा, 16 में से 7 घटाऊंगी 9। 14 सम संख्या है, 5 विषम संख्या घटाई, कितना बचेगा 9। 12 जो है सम संख्या है, 12 में से सम विषम संख्या घटाई, 12 में से 3 घटा 9। मतलब हमेशा जो ये वाली संख्याएं मिल रही है घटाने पर कैसी मिल रही है, विषम। इसका मतलब ये चीज तय हुई कि सम संख्या में से अगर हम विषम संख्या को घटा देते हैं तो हमारे पास जो अब आता है वो क्या आता है, विषम संख्या आता है। तो विषम संख्या हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, दो संख्याओं का योग 63 है, उनमें से एक संख्या x दूसरी संख्या की दुगनी है, तब संख्याएं बताइए। देखिए योग कितना है, 63 है, ये 42 है। यहाँ पे एक संख्या का योग कितना दिया है, दो संख्याओं का योग है 63। तो सबसे पहले हम इनमें जो है योग देख लेते हैं किस किस संख्या का 63 है। इन दोनों को योग करूंगी, 63 है, 8 और 5 13 है, 3 और 2 5 और 1 6 कैरी, ये हो गया 63। तो हमारे पास अभी 63 के ऑप्शन कितने मिल चुके हैं, 3 ऑप्शन हमारे पास 63 के हैं। ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, कट गया। तो 3 ऑप्शन अभी भी हमारे पास है। अब देखियो इन्होंने क्या कहा है, उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, देखिए 21 का दुगुना 42 है, 35 28 का दुगुना नहीं है, 33 30 का दुगुना नहीं है। तो दुगनी वाली कंडीशन हमारी कहां पर अप्लाई हो रही है, फर्स्ट वाले में। मतलब संख्याएं कौन कौन सी है, 21 और 42 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए कहीं पे अगर हमें सोल्व करने की जरूरत पड़ती है, इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ती है, तो ही हम इक्वेशन बनाएंगे। हमारा कोई एग्जाम में सॉल्यूशन तो देखने का नहीं है कि तुमने सॉल्यूशन क्या किया है, क्या तुमने सॉल्यूशन किया है, क्या जो भी तुमने किया है, तुम्हें सिर्फ एक वहां पे अपना सर्कल जो है फिल कर करके आना है कि ये हमारा आंसर है। वहां तुम्हारा कोई सॉल्यूशन नहीं देखने का कि तुम्हें सॉल्यूशन के नंबर दिए जाएंगे। तो जितना भी हम अपना टाइम अपना बचा सकते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करना है हमें बिल्कुल भी। जितना हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को किसी भी तरह से हल करें। हमें सिर्फ जो है वहां पे अपना गोला भर करके अपना पेपर करके आना है, वहां हमें सॉल्यूशन का जो है नंबर नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट देखिए, जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी कि हाँ इसको हमें सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, तो हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि हमने बाकी क्वेश्चंस अपने देखे हैं, उन पे हमने अपना टाइम जो है लगाया है कि हाँ यहाँ तो टाइम लगेगा, यहाँ हमारा इससे सॉल्यूशन करके ही आंसर का पता चल पाएगा। अगर हमारा सीधा और डायरेक्ट जो है ऑप्शन से आंसर आ रहा है, तो हम डायरेक्ट अपना ऑप्शन से ही आंसर जो है इसमें लाएंगे। हम इसमें जो है अपना बिल्कुल भी सॉल्यूशन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए आगे क्या है, दो संख्याओं का योगफल दिया है 32। यदि एक संख्या माइनस के 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या हमने मान ली x और y है, जिनका योगफल कितना दिया है 32 है। एक संख्या -36 है, तो ये मान ली x वाली जो है -36 है, तो दूसरी वाली संख्या जो है क्या होगी, -36 है। देखिए जब इक्वल टू के इधर लेके जाती हूँ, छोटा सा पोर्शन समझिए, माइनस को जब मैं इक्वल टू के इधर लेकर के जाऊंगी तो ये प्लस में जाता है। प्लस वाला अगर मैं इक्वल टू के इधर लेके जाती हूँ तो ये माइनस में जाता है। गुना वाला इक्वल टू के इधर भाग में जाएगा, और भाग वाला इक्वल टू के इधर जो है गुना में जाता है। तो ये हमारा जो है माइनस वाला कंडीशन इस तरह से होती है कि माइनस वाला प्लस में जाएगा, प्लस वाला माइनस में, गुना वाला भाग में और भाग वाला गुना में। तो हमारे पास ये कैसा है, माइनस के 36 है, इक्वल टू के इधर लेके जाऊंगी तो ये प्लस के 36 में जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 32 प्लस 36। दोनों को ऐड करूंगी, 6 2 8, 3 और 3 6, मतलब 68। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो आज हमने नंबर सिस्टम चैप्टर के अंकों को जो है समझाया अच्छे तरीके से। अभी देखिए हमने सिर्फ सम संख्याएं, विषम संख्याएं और ये जो है हमारे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, चार संख्याएं जो है सिर्फ और सिर्फ आज हमने पढ़ी है। अभी हमारे इसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या,
ये अभी बहुत सारी चीजें जो है इसमें पढ़ने को रह रही है। अभी एकदम से अगर मैं सारी संख्याओं का आपके ऊपर भंडार गिर दूं तो इसमें जो है आप भी ज्यादा इसमें जो है लोड मान जाएंगे, आप भी जो है ज्यादा बोर हो जाएंगे। तो दो दो चार चार टॉपिक्स जो है हम डेली अच्छे लेवल पे क्लियर करेंगे, ताकि हम पे जो है एक साथ ज्यादा बर्डन ना हो। सारा थोड़ा थोड़ा करके जो है हम, जैसे कि 4 टॉपिक्स आज इसमें हमने कन्वर्ट कर लिए, 2-3 टॉपिक एक साथ कन्वर्ट करके, 2-2 3-3, क्योंकि हमारी जो ये है 8 से 10 क्रियाएं चलेंगी, तो थोड़ा 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 जो है डेली करेंगे। तो आज हमारे लगभग जो है अंकों को हमने किस तरह से जो है सीखा है। कल को इस पे नेक्स्ट क्लास रखेंगे संख्या पद्धति में ही। संख्या पद्धति जो हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर है, ये लगभग 5-6 दिन कराऊंगी। तो जैसे कि आज मैंने सभी टॉपिक्स पढ़ाए, सभी टॉपिक्स के एग्जाम्पल्स तो मैंने साथ के साथ ही लिए हैं, और उसी के साथ साथ जो है हमने 5 से 6 क्वेश्चंस जो है इस पे अपने एक्सरसाइज के तौर पे करे हैं। जब हमारा पूरा चैप्टर एक कंप्लीट हो जाएगा 6 से 7 दिन में, तो उस पूरे चैप्टर के जो है फिर हम एक साथ जो है अच्छे लेवल पे एक पूरा क्वेश्चन से जो है 60 से 70 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से जो है हम अपनी कंप्लीट बुक कवर कर चुके होंगे 1 से 1.5 महीने में। और उसके बाद हम अपना प्रीवियस ईयर और जो है हमारे प्रैक्टिस सेट्स जो है सोल्व कर लेंगे। लगभग 2.5 से 3 महीने में हमारे यूपी टेट की जो है मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से जो है हो चुकी होगी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट्स करके सभी को बताना है, और जय माता दी सभी को लिख देना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं जो किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको जो है ये क्लास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल 0 लेवल से जो है मैं आपको करा रही हूँ। और इसी के साथ साथ जो है एक दिन हम अपनी क्लास रखेंगे जिसमें हम मल्टीप्लाइज के ट्रिक्स, ऐड को ट्रिक करना, ऐड को जोड़ना किस तरह है, मल्टीप्लाई को किस तरह करना है, डिवाइड किस तरह करना है, क्यूब रूट किस तरह ट्रिक से निकालने हैं, स्क्वायर रूट किस तरह से ट्रिक से निकालना है, वो सब जो है हम इसी में सीखेंगे। धन्यवाद।